Hello student, how are you? I hope you all are good. Today we will discuss the first topic of nationalism in India, and first topic is the First World War, Khilafat and non-cooperation. This topic divided into four parts: the First World War, second one the idea of Satyagraha, third the Rowlatt Act, and fourth why non-cooperation. लेकिन आज हम लोग Today we will discuss only two topics. First, the First World War, and second, the idea of Satyagraha. Okay? As we know that at the time of the First World War, the world was divided into two groups. First, Allied power, and second, Central power. अलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, चाइना, ग्रीस, ये वो कंट्री आते हैं अलाइड पावर में। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये सेंट्रल पावर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में भी पता होगा। हम लोग पहले ही नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह वर्ल्ड इस समय डिवाइड था दो ग्रुप में, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में आप लोगों ने देख लिया, एंड सेंट्रल पावर में भी ये वो कंट्री है जिनके बीच लड़ाई हुआ। अब ये भी आप लोग जानते हैं कि इन वॉर में विन कौन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता कौन। यहाँ पे आपको यूएसए नहीं दिख रहा होगा, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ओके, तो अलाइड पावर विन हुए थे। जीत किसकी हुई थी? अलाइड पावर का। ओके, अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। आप ये सारे कंट्री को, इसमें तो कई कंट्री आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंट में जो कंट्री हैं उस कंट्री को मैप में लोकेट करके आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या प्रॉब्लम इंडिया में हुआ जिसके चलते नेशनलिज्म की और हम लोग बढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर के होने के बाद हम देखते हैं इंडिया में एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुआ। सेकेंड पॉइंट, ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। हम लोग जानते हैं जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन को कई एक्सपेंडिचर खर्च किया गया। एक चीज़ समझना होगा कि इंडिया इस समय ब्रिटेन का क्या है, एक कॉलोनी है, तो उसकी इच्छा के बिना इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया। अब उस वॉर में जो खर्चा हो रहा है उसको उठाने में इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस में जो खर्चा हो रहा है वो कौन उठा रहा है? इंडिया। ओके, कस्टम ड्यूटीज एंड कस्टम ड्यूटीज वे रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। अब चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया का भी पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया गया? कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया गया एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स जो आज आप सुनते हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही समय आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग तो आपको पता होगा, 1914 से 18। ओके, तो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज को इस समय लाया गया। कस्टम ड्यूटीज पहले से था, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज्ड। वॉर के समय प्राइस बहुत इंक्रीज किया, डबलिंग बिटवीन 1913 से 1918। 1913 एंड 1918 में हम देखते हैं प्राइस जो है वो डबल हो गया। फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज काउज्ड विडस्प्रेड एंगर। अब क्या किया जा रहा था? वॉर में लोगों को शामिल करने के लिए रूरल एरिया से जो पीजेंटार थे उनको वॉर में शामिल होने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। ओके, तो इसके चलते वहाँ के लोग, रूरल एरिया के लोग जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब थी और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती उस वॉर में उसको शामिल कर दिया जा रहा था। इस
वार से क्या इंडिया को कुछ मिलने वाला था? कुछ नहीं मिलने वाला था, सिर्फ इसका इकोनॉमिकल कंडीशन और ख़राब होने वाला था। तो समझ सकते हैं हम लोग कि इस वार में जो रूरल एरिया से लोगों को शामिल किया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इससे वो लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश से नाराज हो रहे थे। Then in 1918, 1919 and 1920-21, crop failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. अब हम इसमें देखते हैं कि इस समय क्रॉप फेल कर गया, मतलब बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन नहीं हो सका, जिसके चलते फूड की शॉर्टेज हो गई। और इसके बाद क्या, इस फूड शॉर्टेज के बाद उसके बाद एक चीज़ और समझना होगा हमें कि इस समय फूड जो हमारा जो स्टेपल फूड है वो भेजा जा रहा है जो वार में इन्वॉल्व है। एक तो आप देखें क्रॉप फेल्ड कर गया है और उसके बाद जो क्रॉप है वो भेज दिया जा रहा है जो वार में इन्वॉल्व है, इससे हमारे देश में अनाज की कमी हो गई। और इसके चलते दिस वाज एक्कम्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। हम देखते हैं इसी समय एक बीमारी भी इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से फैली हुई थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, आपको याद होगा इस समय से हमारा जनगणना शुरू हो चुका था, सेंसस स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए आपसे फिर एक क्वेश्चन है कि आप बताइए फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब से शुरू हुआ? ठीक है, तो बताइएगा। अब उसी तरह उसका आंसर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 21 के सेंसस में क्या 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फैमिनीज एंड द एपिडेमिक। ये फैमिना एंड एपिडेमिक जो हुआ उससे आपको देख रहे हैं 12 से 13 मिलियंस पीपल्स इस समय मर गए। तो एक चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, 1921 ही एक ऐसा सेंसस है जिसमें आपको दिखेगा कि हमारा इंक्रीजिंग रेट जो है वो कम हो गया है, वो डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ना होके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो याद रखिए ये जो फूड शॉर्टेज हुआ और फिर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण इस समय 12 से 13 बिलियन लोग मारे गए। उसके बाद पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। अब लोग उम्मीद बैठे थे कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा, चलो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक झेल लेते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद हमारी स्थिति में कुछ सुधार होगी, बट दैट डिड नॉट हैपन। पर ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या सिचुएशन हुआ। एक तो भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन पहले से खराब था, उसके बाद इस वार के बाद इकोनॉमिकल कंडीशन और खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया को भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया गया, जबकि इंडिया को इस वार से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। ओके, तो इकोनॉमिकल कंडीशन। आप पॉलिटिकल सिचुएशन में आप एक चीज देखेंगे कि ब्रिटेन जो वर्ल्ड के पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जा रहा था, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम देखेंगे कि ब्रिटेन का पावर कम हो रहा है, इसकी जगह कौन आ रहा है? यूएसए। यूएसए इसमें बड़ा चालाकी का काम कर रहा है। यूएसए न इस समय अलाइड पावर के साथ है न सेंट्रल पावर के साथ है, बल्कि ये दोनों को आर्म सप्लाई कर रहा है, सेंट्रल को भी और अलाइड को भी। इस समय ये अपना फाइनेंस मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो याद रखिए यूएसए के डेवलपमेंट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो अपना इस समय दोनों को क्या बेच रहा है? टेक्नोलॉजी, आर्म्स, जिसके चलते उसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। तो हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा कि क्या इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हुआ और पॉलिटिकल सिचुएशन भी हम लोगों ने देखा। और इस समय हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट में उम्मीद की जा रही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद इंडियंस के सिचुएशन में कुछ सुधार होगा और इंडियंस का भी सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिश ने ये कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम आप लोग को कुछ रियायत या कुछ फैसिलिटीज देंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, वो फैसिलिटीज देने की जगह क्या देना शुरू किया? रॉलेट एक्ट ले आया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये रॉलेट एक्ट क्यों है और इस एक्ट को हम लोग ब्लैक लॉ भी कहते हैं। ओके, इसी वर्ल्ड वॉर के समय इंडिया में एक महानायक की एंट्री होती है जिनका नाम था महात्मा गांधी। और उन्होंने जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस आइडियाज़ के थ्रू ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाला, वो उनका आइडियाज़ था आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
मैंने क्या कहा, वर्ल्ड वार के समय एक महानायक का इंडिया में एंट्री हुआ। महानायक या भगवान हम लोग किसे कहते हैं? मेरे संदर्भ में अगर हम कहें कि महानायक और भगवान वो है जो वर्तमान परिस्थिति की समस्याओं को, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर कर दे, वो हमारे लिए महानायक है। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में आज हम लोग कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड तबाह है, परेशान है, जिसके चलते लॉकडाउन है। अब इस बीमारी का कोई इलाज, कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट निकाल ले तो वो हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग महानायक या भगवान नहीं कहेंगे। उसी तरह ऐसे वर्ल्ड में या एक सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी है और उस परेशानी को दूर कर दे, वही महानायक है। तो भारत उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम में क्या था कि भारत ब्रिटिश का स्लेव था, तो और भारत यूनाइट नहीं हो पा रहा था। तो उस महात्मा गांधी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने देखा कि 1857 से लेके 1920 के बीच तक भारत में कोई नेशनल लीडर उभर के नहीं आ पाए थे। इस समय तक ऐसा नहीं था कि कई लीडर हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर बंगाल के कोई लीडर है तो उनका बंगाल तक ही इम्पैक्ट है, महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र तक ही है, महाराष्ट्र ही तक है। इसलिए लेकिन गांधी जी के एंट्री के बाद हम देखते हैं कि एक ऐसे लीडर के रूप में गांधी जी उभर के आते हैं जो अगर गुजरात से कुछ बोल रहे हैं तो उनका असर बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, सब लोग उनकी बात सुनते हैं। तो नेशनल लीडर के रूप में जो उभर कर आए इंडिया में सबसे बड़े, तो वो हमारे महात्मा गांधी थे। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटिश से स्ट्रगल का। तो हम लोग देखते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो रिटर्न हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रिटेन में ही रहते थे, बाहर से वो इंडिया में आए। रिटर्न मतलब वो इस समय, आपको पता है कि इन्होंने लॉ किया था और एक केस के दौरान वो साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका में इंडियंस, चूंकि वहाँ भी ब्रिटिश रूल करते थे और इंडियन को इग्नोर करते थे, उन्होंने वहाँ फाइट किया ब्रिटिश से। और उस स्ट्रगल के दौरान इंडिया में उनको मीडिया के द्वारा ये सब चीज़, वो न्यूज़ इंडिया में भी आता था, जिससे लोग गांधी जी के इंडिया में आने से पहले वो यहाँ फेमस हो चुके थे, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया और उस लॉ को वहाँ से हटाने में गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो ब्रिटिश के द्वारा एक तरह से रंगभेद के तहत उन्हें इग्नोर किया जाता था इंडियंस को। तो गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और फिर केस लड़ने के बाद वो इंडिया आ गए। बहुत समय के बाद आए, लगभग 20 ईयर वो बाहर में रहे हैं। साउथ अफ्रीकन सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो सत्याग्रह, जो आइडिया सत्याग्रह का था, उन्होंने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया? साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह का उन्होंने स्टार्ट किया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह पे उन्होंने कहा, सत्याग्रह जो है, देखिए दो वर्ड से मिला, सत्य एंड ग्रह, मतलब सत्य के रास्ता पे चलना। तो इन सत्याग्रह में एम्फेसाइज्ड, जो जोर दिया, जो दबाव डाला जाता है, जोर डाला जाता है किस पे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे। ये इनका बहुत बड़ा मंत्र है और इसी मंत्र के द्वारा वो भारत को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका मानना था कि ये धर्म है, ये इंडिया को, नॉन वायलेंस जो है, इंडिया को क्या करेगा? यूनाइट करेगा। ये बात भी सही और इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया गया। आफ्टर अराइविंग, देखिए गांधी जी का सोचना एकदम सही था इस समय कि गांधी जी की लड़ाई, इंडिया की लड़ाई किससे थी? ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से बहुत हाई था हम लोगों से, तो उनसे हम आर्म्स के बल से जीतना बहुत मुश्किल था। इसलिए एक ऐसी शक्ति है जिससे पूरे इंडिया को यूनाइट किया जा सकता है, वो है नॉन वायलेंस। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। और हम देखते हैं गांधी जी के आने के बाद उन्होंने कई जगह लोकल स्तर पे उन्होंने कई मूवमेंट स्टार्ट किया और उस मूवमेंट को हम लोग देखेंगे। ओके, तो गांधी जी का लोकल स्तर पे हम 3 मूवमेंट का डिस्कस करेंगे, चंपारण, खेरा एंड अहमदाबाद। इसे मैप पे भी लोकेट किया गया है। ये चंपारण आप समझ रहे हैं किस स्टेट में? बिहार। सेकेंड खेरा, ये भी आपको किस में आ रहा है? गुजरात। एंड अहमदाबाद
बाद। ये भी कहाँ लोकेट कर रहा है, ये भी गुजरात में। तो ये 3 इनका लोकल स्तर पे मूवमेंट था। आने के बाद उन्होंने ये 3 मूवमेंट किया और ये सक्सेस मूवमेंट था, जिसके चलते गांधी जी को यहाँ पे और पॉपुलैरिटी मिली और फिर उनमें एक विश्वास भी हुआ कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। जो इंडियंस ब्रिटिश के साथ आंख मिलाने से डरता था, गांधी जी के आने के बाद उनको आंख दिखा के लड़ने की हिम्मत उनमें आया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गांधी जी का। तो फर्स्ट चंपारण मूवमेंट इन 1917, अ स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, 3 कठिया सिस्टम। हमें समझना होगा कि बिहार की बात है तो इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये 3 कठिया सिस्टम क्या होता है? कठिया जो है यहाँ पे वर्ड, ये कट्ठा से रिलेटेड, क्या कट्ठा, जो आप लोग जब जमीन से जो आप 3 कट्ठे, जैसे हम अपने जमीन को डिवाइड करते हैं कट्ठा के हिसाब से, और एक बिघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। तो ये रूल बनाया गया था ब्रिटिश के 1820, बहुत पहले ये रूल बना था कि एक बिघा में हम 3 कट्ठा, एक बिघा में 3 कट्ठा जमीन जो है उस पर हम लोग इंडिगो, नील उगाएंगे। ठीक है, क्या उगाएंगे? नील, इंडिगो। तो एक नियम बिहार में चंपारण में एक ब्रिटिश के आने के बाद एक नियम बनाया गया था। वो ये था कि उसको 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। 3 कठिया सिस्टम करने का मतलब एक बिघा मतलब कितना कट्ठा हुआ? 20 कट्ठा। 20 कट्ठा जमीन में हम लोग 3 कट्ठा, जिस व्यक्ति के पास 20 कट्ठा जमीन है उसका 3 कट्ठा जो है वो उस पर क्या उगाएगा? नील। अगर किसी के पास 40 कट्ठा हो गया तो 6 कट्ठा पे वो नील उगाएगा। और ये कंपलसरी था, अगर ये नहीं करेंगे तो उसका ज़मीन ब्रिटिश उनसे ले लेगा। तो ये सिस्टम, एक तो चंपारण का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब नील उगाना, अगर आप फूड क्रॉप्स, स्टेपल फूड उगाते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है स्टेपल क्रॉप से, कि अगर वो नहीं बेच पाते हैं तो वो उसको अपने फूड प्रोडक्ट में, खाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नील, अगर मान लीजिए उनको, अगर कोई उनका डिमांड नहीं हुआ या कम पैसा लिया जा रहा, अगर बच भी जाता है तो वो क्या उसे खा सकते हैं? तो ये बहुत नुकसान होता था। खासकर आपने बोल दिया उगाने के लिए, फिर दूसरी जगह अगर सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से ले लिए, तो इससे इन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इस सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी ने, जब यहाँ पे लोकल पता चला ये प्रॉब्लम है, तो इस समस्या को उन्होंने दूर करने के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट किया। तो और इस मूवमेंट में उनको सफलता मिली। 3 कठिया सिस्टम समझ रहे हैं कि चंपारण में क्या प्रॉब्लम था? पीजेंट का प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था 3 कठिया सिस्टम। सेकेंड, खेरा मूवमेंट, ये खेरा गुजरात में है। यहाँ क्या था? अफेक्टेड बाई क्रॉप फेल्यूर एंड ए प्लग एपिडेमिक, द पीजेंट ऑफ नॉट पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। अब क्या रहा था वहाँ पे? अफेक्टेड बाई क्रॉप फेल्यूर, क्रॉप जो है वहाँ फेल कर गया था, और एपिडेमिक, प्लेग फैलने के कारण, बीमारी होने के कारण पीजेंट लोग वैसा एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर पाए, इसलिए रेवेन्यू जो देना पड़ता था वो उससे वो रिलैक्स चाहते थे। रेवेन्यू ऐसा चीज़ था कि आपका, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर मानसून स्ट्रांग है तो ठीक, मानसून अगर वीक हो गया तो एग्रीकल्चर वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन ब्रिटिश को इससे कोई मतलब नहीं था, उसे टाइम पे उनको अपना रेवेन्यू चाहिए, चाहे आपका मानसून आए या मानसून ना आए। तो इस ऐसा प्रॉब्लम था खेरा में। जैसे लगान फिल्म देखे होंगे आपने कि कई सालों से बारिश नहीं हो रही है तो लगान टैक्स तो बढ़ता ही जा रहा है। वो तो अलग है, क्रिकेट खेल के वहाँ प्रॉब्लम दूर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया और वो फिर इसके अगेंस्ट मूवमेंट की और फिर ये सक्सेस हुआ। तो आप देखें कि चंपारण और खेरा में जो प्रॉब्लम था वो किसका प्रॉब्लम था? पीजेंट का ही प्रॉब्लम था। Ahmedabad movement in 1918 to organize a सत्याग्रह movement amongst cotton mill worker। 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट हुआ, ये वर्कर्स के रिलेटेड है। इस समय क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कंपनी के मालिक जो थे, और ये दोनों ब्रिटिश के अगेंस्ट है, याद रखिए ये दोनों ब्रिटिश हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन ट्रेडर है, उन्हीं के अगेंस्ट फाइट किया गया है। कि इंडियन फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि वर्क करने के दौरान आपको, एक्स्ट्रा वर्क करने के दौरान आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन जब उनका प्रोडक्शन हो गया कंप्लीट तो उन्होंने बोनस क्या, उनका जो कुछ और भी इनकम था, जो प्रॉफिट था वर्कर्स को, वो देने से इनकार कर दिए। तो इसलिए गांधी जी यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किए वर्कर्स के
सपोर्ट में। आपने देखा कि गांधी जी यहाँ पे आके लोकल लोगों के साथ, वर्कर्स, लेबर जिसे इग्नोर किया जा रहा था, उन लोगों के साथ मिलकर मूवमेंट करना शुरू किए, जिससे उनको कॉन्फिडेंस हुआ और इस कॉन्फिडेंस के चलते वो लोग नेशनलिज्म के स्पिरिट में शामिल हुए, है ना। नेशनलिज्म का स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, तो वो स्पिरिट इन लोग में भरने का काम कौन किए? महात्मा गांधी। ओके, चंपारण मूवमेंट, खेरा मूवमेंट एंड अहमदाबाद मूवमेंट। इसमें याद रखना है कि इसमें से 2 पीजेंट का था और 1 वर्कर्स का था, तो गांधी जी पीजेंट एंड वर्कर्स को भी साथ लेके चले। ओके, आई होप you will understand. Okay, bye.